हेलो एवरीवन, धमाकेदार सीरीज़ ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए, अब हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट करने शुरू किए थे और वहाँ उस पॉलिटी का ये सेकंड चैप्टर है। अभी फर्स्ट जो पॉलिटी का वीडियो था उसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसके नेक्स्ट 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन आप देखते हैं। Which one of the following schedule of Indian Constitution list the name of the state and specify their territory? कौन सा शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें उसकी स्टेट और उनकी टेरिटरी का नाम मेंशन है? तो आप ये बताइए, फर्स्ट शेड्यूल का तो यही है। फर्स्ट शेड्यूल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एक्चुअली आपको शेड्यूल से रिलेटेड सारे 12 के 12 शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से शेड्यूल हैं, क्योंकि बार बार आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। पिछली वाली वीडियोस में मैंने वो बताया हुआ है, प्लीज़ आप उसको सुने और 12 जितने भी शेड्यूल हैं आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 32 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखिए, फिर उसने फोर्थ शेड्यूल पूछ लिया है आपसे। इसमें देखिए, इस कंटेन द शेड्यूल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। नो। इट कंटेन द लैंग्वेज किस में है? 7 शेड्यूल में है, ये गलत हो गया। इट कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जो भी शेड्यूल है वो 5 और 6 है। तो फोर्थ क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। 4 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 33 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया? ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन क्या है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके बारे में जो एग्जीक्यूटिव पावर है एवरी स्टेट टू बी सो एक्सरसाइज एंड नॉट बी इम्पीड और प्रिजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया। तो ये जो पावर है वो आर्टिकल 257 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई है, ठीक है। आर्टिकल एक्चुअली आपको थोड़े थोड़े से पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आर्टिकल 258 है, इसमें है पावर ऑफ यूनियन टू कन्फर्म पावर ऑन द स्टेट ऑफ सर्टेन केसेस। आर्टिकल जो 55 है उसमें क्या लिखा है? उसका मेन मोटिव है ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। और आर्टिकल 358 में क्या लिखा है? ये सारे इमरजेंसी वाले हैं। सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो आर्टिकल हो गया आपका 257। नेक्स्ट मूव करते हैं 34 की तरफ। मैच 1 लिस्ट, आपको लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल दिए गए हैं। सेकेंड में उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल आपको सेट कर रहा है वो आपको देखना है। जैसे आर्टिकल 14 बताया है तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल जो 14 है वो किससे रिलेटेड है कि कोई भी पर्सन है उसके प्रोटेक्शन को, राइट टू इक्वालिटी। तो इसमें है 14, 15, 16, 17 सबसे आसान है, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो डी का तो 3 होना चाहिए। डी का 3 देख लो भाई, कहाँ पे डी का 3? आप जैसे ही देखो कि ऑप्शन कट जाएगा बी, ऑप्शन कट जाएगा डी, ऑप्शन होगा बी। अब जो आर्टिकल 14 है इसमें क्या है? राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वालिटी। तो सेकंड ऑप्शन में देखिए, स्टेट शैल नॉट बी डिनाइड टू एनी पर्सन इक्वली बिफोर लॉ और विद और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, तो इन दोनों में से कुछ होगा। बी में आर्टिकल 15 में क्या है कि कोई भी पर्सन को जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी भी पर्सन के या सिटीजन के साथ, किस के बेस पर? रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के बेस पे, ठीक है। तो वो देख लीजिए ऑप्शन क्या है? 1 द स्टेट शैल नॉट डिस्क्राइब। यस, जो 15 का है वो 1 है, 2 का है वो 1 है। 2 का 1 जैसे ही आप देखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी इज़ द राइट आंसर 34 का।
ये तो काफ़ी आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नो चाइल्ड बिफोर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स सेल द एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि कोई भी अगर चाइल्ड है वो बिलो 14 ईयर्स है, शेल नॉट बी अलाउड टू वर्क एनी hazardous factories. So I know you are know about this article is 24. ठीक है, 24 में ही लिखा हुआ है ये। क्वेश्चन आपका 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजंस फॉर पंचायत एंड वॉज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है, पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड आर्टिकल 343Q इन विसेज टू टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज इन म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एवरी स्टेट। सो आप ये देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने था बिल्कुल सही है और जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है। ये जो दो टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह है वो आर्टिकल इसमें नहीं मेंशन है, तो आंसर बी आपका गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 371A to 371I वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मीट रीजनल डिमांड ऑफ नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। नेक्स्ट पूछ रहा है वो आपसे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यूएस ऑफ द अमेरिकन इन्विसेज ए डुअल पॉलिसी यूनियन एंड द स्टेट बट ए सिंगल सिटीजन। अमेरिका में तो डुअल सिटीजनशिप है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो तो सही नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या है कि ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप। समझ रहे हो कैसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको दे दिया है कि वो कभी डिप्राइव ही नहीं कर सकता। भाई नहीं, अगर कुछ ऐसा इलीगल करेगा काम तो डिप्राइव हो सकता है। ठीक है, जो सिटीजनशिप है उसके आप देख लेना, इस सिटीजनशिप पाने के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, और सिटीजनशिप को जाने के लिए जो 2 ग्राउंड बताए गए हैं वो भी आप लक्ष्मीकांत से अच्छे से या जिस भी सोर्स से आप पॉलिटी को तैयार कर रहे हैं आप उसको देख लेना। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे 2, 3 ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए गया सी, डी ऑप्शन आता है डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने 38 है, कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। जो 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? जो 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको 2003 में किया गया था, इसका मेन जो मकसद था वो था कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल जुडिशियल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना या बनाना। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, एम्पावरिंग द कंट्रीज टू लेवी एंड एप्रोप्रिएट टैक्स सर्विस टैक्स, नो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन, यस ये बिल्कुल सही है। 98th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसका मेन मोटिव था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन को इस्टेब्लिश करना है, उसको 4th A में या 5th में इंक्लूड करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। नेक्स्ट 20 पार्ट्स तो नहीं है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत। देयर आर 390 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ऑल, नो। लगातार अभी इंक्रीज हो गए हैं। अभी आज की डेट में देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं वो आपको देख के बताने हैं। ठीक है, अगर पार्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं? 24 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं और आर्टिकल कितने हैं वो आपको बताना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 9th, 10th एंड 11th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बिल्कुल भी सही है। ठीक है, जो फर्स्ट आपका जो 9th शेड्यूल था वो कब ऐड किया गया था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। जो 11th जो 10th जो शेड्यूल है वो आपका कौन सा है? एंटी डिफेक्शन लॉ कब जोड़ा गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका 11th कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंचायत से रिलेटेड है, वो क्या है? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
वो हो जाएगा 1992, नहीं सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। और जो आपका 12 शेड्यूल है उसमें क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़, तो ये 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा 14। Which among the following was the chairman of Union Constitution Committee of Constituent Assembly? Constituent Assembly में जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन थे उसके चेयरमैन कौन थे? देखिए, जो अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो ये आपके यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके तो बिल्कुल भी नहीं थे। जे.बी. कृपलानी ये बिल्कुल उस समय इस सब चीज़ों से रिलेट नहीं कर रहे थे। अल्लादी वो कृष्णा स्वामी अय्यर ये नहीं, ये जो भीमराव अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई थी उससे रिलेटेड थे ये। तो बसता कौन है, जवाहरलाल नेहरू, ये आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन कौन सा जो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट्स हैं जो आपके यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं, आपको वो बताना है। ठीक है, देखो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर पहले स्टेट लिस्ट में था, अब किस में चला गया है, कंकरेंट लिस्ट। फिशरीज़ क्या है, स्टेट लिस्ट है। पब्लिक हेल्थ क्या है, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। तो आपके सामने आएगा कौन, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइन एंड ऑयल फील्ड्स, ये जो है वो आपके किस में आता है, ये आपके आएगा यूनियन लिस्ट में। ठीक है, तो आपको देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप देखो कि 5 जो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो कौन कौन से हैं आपको थोड़े से पता होना चाहिए। जैसे एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वेट एंड मैनेजमेंट है। तो ये जो 5 हैं आपको कुछ मतलब स्पेशल चीज़ें हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कम से कम वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1। नेक्स्ट है 42 व्हाट डज द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू? जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो किससे रिलेटेड था, आपको ये बताना है। देखिए, जो आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें कोटा वगैरह प्रोवाइड करने से रिलेटेड ये आया हुआ था 104, ये याद रखना। तो इसमें देखें, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नो। इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल सिटीजनशिप, नो नो नो। प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दिस इज बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 43 which one among the following commission was set up in pursuance of a definite provision under a article of the Constitution of India? आपको बताना है जो सुपरिटेंडेंस है, डायरेक्शन है और कंट्रोल करने का जो इलेक्शन की पावर है वो किसके अंदर, इसके अंदर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 के अंडर। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड जो भी है सुपरवाइज करना है, देखना है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है, आपका इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हम देखते हैं 44 क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 66 to 14 ईयर्स एज ग्रुप बाई स्टेट बाई 17th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो चाइल्ड्स हैं जो 6 to 14 ईयर हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बनाई गई थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ना कि 76। ठीक है, और 2002 में। तो इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन काटोगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 कट जाएगा, बी कट जाएगा और डी कटेगा, ऑप्शन बचेगा सी। ठीक है, और भी ऑप्शन देख सकते हो, जैसे सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इन इवन रूरल एरियाज। ठीक है, एजुकेशन वाज इंक्लूड इन द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में मूव कर चुका है।
45 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीक्स दैट द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंटर एंड इन द स्टेट मस्ट नॉट बी एक्सीड 50% ऑफ द टोटल number of members in Lok Sabha and total number of members and state legislative assembly of state। तो ये जो प्रोविज़न्स था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो ये जो प्रोविज़न्स था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स होने चाहिए या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग होने चाहिए, वो 50% टोटल स्ट्रेंथ के, ये आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके थ्रू इस चीज़ का प्रोविज़न किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91st। 46 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन DPSP। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो DPSP में इंक्लूड हैं। पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, जो फोर्स लेबर वगैरह है उनका और या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकना है, ये आपको बतानी है। क्या ऐसा है, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह। सेकेंड है, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अच्छा देखिए, अगर हम बात करेंगे जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ना कि आप कहोगे DPSP। और ये कौन से फंडामेंटल के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 पार्ट 3 में ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। और जो आपका ये है कि अगर कोई भी आप इंटॉक्सिक मटेरियल्स ले रहे हो लेकिन आप अगर वो हेल्थ के कंसर्न में ले रहे हो तो वो आपको अलाउ किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल है DPSP का, ये है 47 आर्टिकल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत है, सेकेंड ऑप्शन राइट, तो आंसर विल बी B ओनली, ठीक है। 47 में देखें, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया इन सेवरल स्टेट्स। कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसके में लिखा हुआ है स्पेशल प्रोविज़न एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, जो शेड्यूल एरिया है उसके बारे में आपको पता है। जो आपका शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है वो इन चीज़ों से रिलेटेड करता है। तो 5th जो शेड्यूल है, यहाँ पे देख लिए 3rd नहीं है, 3rd ऑप्शन गलत। 7 लिस्ट के बारे में है। 9th क्या है, ऐड किया गया था, नो, ये जो लैंड रिफॉर्म वगैरह है, तो आर्टिकल हो जाएगा ये, सॉरी शेड्यूल हो जाएगा 5th। शेड्यूल 5th इज राइट आंसर। नेक्स्ट आपका है 48, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज अंडर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दरवाइल राइजिंग देयर नंबर्स टू 22। देखिए, अगर हम बात करें जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह हैं तो उसमें आप देखोगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज हैं, पहले जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो 18 थी, फिर उनमें से जो 4 लैंग्वेजेस हैं उनको ऐड किया गया। वो 4 लैंग्वेज कौन सी थी, बोडो, संथाली, ठीक है, बोडो, संथाली और बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। हाँ, मैथिली और डोगरी, ये चारों थी जिनको ऐड किया गया था। और कब किया गया था, तो ये आपका 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2003 में हुआ था, तब ये चारों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। तो अब ऑप्शन जरा पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन 19th अमेंडमेंट, 91st और 92nd। तो अभी आपने देखा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट आते हैं 93 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्टेट्स दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अभी आपने देखा पिछले 2006-7 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, अभी फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया, केवल ऑप्शंस इधर से उधर कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया था कि 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू 2003 में ये प्रोविज़न ऐड किया गया था कि 15% आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी एंड DPSP। अब इससे रिलेटेड वो पूछ रहा है, which of the above provision of the Constitution of India are fulfilled by the National Social Assistance Program launched by Government of India। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नेशनल सोशलिस्ट असिस्टेंस जो प्रोग्राम है NSAP, ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मेनली इसका यही सिग्निफिकेंट था कि स्टेप्स लेने हैं जिससे कि जो आपके राइट टू वर्क वगैरह है, एजुकेशनल राइट है आपका, नहीं, पब्लिक को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है, इन सब से चीज़ जो है मेनली इनको सिक्योर किया जाए। ठीक है, तो आप ये देखो कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो तो इसका पार्ट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट एंड DPSP। आंसर 2 और 3, इसमें देखते हैं आंसर 2 और 3 है कहीं। अच्छा, ओके, तो मेन DPSP होना चाहिए फिर तो। यस, DPSP, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका मेन मोटिव है कि जो कोई भी स्कीम्स बनाएगी वो इसको DPSP को देखते हुए, मतलब ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने गवर्नमेंट का नेचर देखना चाहते हैं तो आप उसकी स्कीम्स, आप DPSP देखिए और DPSP से अपनी गवर्नमेंट को एनालाइज करिए कि वो उसको कितनी हद तक, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो आप अपनी गवर्नमेंट को ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, 51 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 4 प्रोविजंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। पहला है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी और टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट देयर आइडियाज़। तो ये तो 3 आपने देखी हैं, सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। जो टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये अभी तक कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, आंसर होगा ए। अभी हमारे फ्लोर के ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंसेस है। इसके आगे के लिए क्वेश्चन में जैसे ये सब शांत माहौल होता है मैं करती हूँ। ठीक है, तो अभी आप जो 21 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आप उनको देखिए और उनको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बार बार वीडियो को पढ़िए, बार बार उनको देखिए कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है, क्या एक अप्रोच बना के चलनी है, इन सारी चीज़ों का आइडिया आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।